तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10 का संसाधन नियोजन। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने संसाधन का वर्गीकरण अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। कितने भागों में संसाधन का वर्गीकरण क्या था, फिर उनका कितना कितना प्रकार था, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। आप हेडलाइन बनाइए। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन हम लोग का आज क्या है, टॉपिक है। तो जानते हैं ये संसाधन नियोजन है क्या। ये नाम से पता चल रहा है, नियोजन मतलब कि बचा करके रखना, मतलब कुछ बचाना। तो परिभाषा इसका बनता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का आप जिस संसाधन का रोजाना मतलब अपने दैनिक जीवन में, डेली जीवन में जितना भी उपयोग करते हैं संसाधन का, अगर उन सभी संसाधनों का हम थोड़ा सावधानी पूर्वक उपयोग करें, मतलब कुछ बचा बचा कर करें, तो वो चीज ही क्या कहलाता है, वो व्यवस्था ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है। हम रोजाना जीवन में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं जो कि इंसान के लिए एक संसाधन का काम करता है। तो अगर हम उनको बचा करें और थोड़ा सावधानी से उपयोग करें तो वही मेरा क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे कि आप रोजाना आप पानी का उपयोग करते हैं, तो पानी का जो उपयोग करते हैं तो उस पानी का उपयोग हमारे लिए जितनी जरूरी है, अगर उतना ही करे और कुछ बचाए तो वो संसाधन नियोजन की श्रेणी में आता है। बात समझा रहा है ना, वो क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन की श्रेणी में आता है। अब ऐसा बात नहीं है कि अगर हम संसाधन नियोजन करें तो हम संसाधन का उपयोग करना ही छोड़ दे। संसाधन नियोजन, संसाधन का तो उपयोग मनुष्य को करना ही करना है। बिना संसाधन उपयोग करे मनुष्य का विकास होने वाला नहीं है, ये एक सच्चाई है। अगर हम बात रहा संसाधन नियोजन का, तो क्या हम स्नान करना छोड़ दें, क्या हम गाड़ी चलाना छोड़ दें, और बहुत सारे जो रोजाना का काम होता है क्या वो छोड़ सकते हैं। तो अगर हम छोड़ दें उस सभी चीजों को तो हमको पता है कि संसाधन बचेगा। पहली बात ये, संसाधन बचेगा, वायु प्रदूषण बचेगा, ध्वनि प्रदूषण बचेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, लेकिन मानव का विकास होने वाला उसमें बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम संसाधन का उपयोग ना करें, मानव का विकास में होने वाला नहीं है। इसलिए बात वहां पे निकला कि संसाधन का उपयोग तो मानव करेगा है, लेकिन कुछ तो बचा के रखना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को क्या दीजिएगा, वो किस चीज का उपयोग करेगा। अगर उसका पानी, जो पानी आप फ्री में, मतलब कि जो पानी, जो जल प्रकृति उपहार के रूप में इंसानों को दिया था, उस जल को आज ऐसी स्थिति आ गई कि हमको खरीद के पीना पड़ता है। जो वायु प्रकृति उपहार के रूप में दिया है इंसानों को, उस वायु को भी आजकल खरीदना पड़ता है। तो यही चीज भविष्य में और समस्या ना बढ़ जाए तो संसाधन नियोजन की बात चली। क्या चली, संसाधन नियोजन की बात चली, क्योंकि संसाधन नियोजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए परिभाषा इसका बना कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो परिभाषा आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो ये रहा आपका संसाधन नियोजन का परिभाषा, कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो ये संसाधन नियोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उन सभी संसाधनों की भी उनको भी उपयोग करने का मौका मिले, जो आज वर्तमान में हम लोग को उपयोग करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हमने पहले बताया कि संसाधन का उपयोग करना तो जरूरी है, क्योंकि इससे मानव का विकास होने वाला नहीं है।
अगर हम क्योंकि बात किया जाता है कि गाड़ी प्रदूषण करते हैं, जो हम हॉर्न बजाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो क्या हम जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो क्या हम एरोप्लेन का उपयोग करना छोड़ दें? क्या पैदल जा सकते हैं? क्या उतने समय में पहुंच सकते हैं? क्या हम जो बहुत सारे सामान जो कि विदेशों से आते हैं, जिसको हम समुद्री जहाज के माध्यम से लाते हैं, क्या हम उस जहाज का उपयोग कर दें? क्योंकि वो भी तो जल को एक प्रदूषण फैलाता है। तो अगर हम इस तरह अगर उपयोग करना ही बंद कर दे तो इस तरह इंसान का ही विकास नहीं होगा, वो फिर से हम लोग आदि मानव के काल में जीना शुरू कर देंगे। इसलिए बात निकला था संसाधन नियोजन का। तो आप हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपका कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक मतलब कोई बचा बचा के उपयोग करना है। तो यही बात क्या कहलाता है, मतलब करना है लेकिन बचा के करना है, जितनी जरूरत हो उतना करना है। इसलिए बात निकला संसाधन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ये संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, ये आपका परिभाषा। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है भारत में संसाधन नियोजन किस आधार से करें। ठीक है, तो आप हेडलाइन बनाइए कि अगला टॉपिक आप लोग का क्या है, भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन। तो बात हम ये कर रहे थे कि अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन नोट्स बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपकी स्थिति मतलब आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं वैसी स्थिति में ये सभी चीजें आपको कोई देने वाला है नहीं। अगर आप मान के चलिए भूल जाते, भूलना तो इंसान की प्रवृत्ति होती है, वो भूलता ही है, सब भूलता है, क्योंकि सब याद रखने की क्षमता इंसान के पास नहीं होती है, तो उसको कुछ ना कुछ रिवाइज करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में ये सब अगर आप नोट अभी बना के रखते हैं तो आपको बाद में किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से अपना पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है, चाहे मैथ का देते हैं और भी चीज़ों का जो आप एग्जाम देते हैं, तो पूरा किताब को एक बार में देखना, वो भी एक दिन में बना लेना संभव नहीं होता है। तो वैसे स्थिति में तो क्या करते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं तो आपका जो अपना जो नोट्स होता है उसको पलटा पलटा करके देखते हैं और एक दिन में जितना संभव होता है वो देख पाते हैं, जाके एग्जाम दे देते हैं। ठीक ना, इसीलिए नोट्स बनाना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगला मेरा टॉपिक क्या था, तो बताते हैं आपको भारत में संसाधन नियोजन किस आधार से करें। तो सुनिएगा कि भारत में संसाधन नियोजन करने का क्या क्या तरीका अपनाया गया था। तो सबसे पहले बात यह चला कि अगर भारत में संसाधन नियोजन करना है तो पहले संसाधनों का पता लगाएंगे। पहला बात क्या चला कि संसाधनों का पता लगाएंगे। पहला क्या करेंगे, संसाधनों का पता लगाएंगे। आखिर ये जो संसाधन है पूरे भारत में कौन कौन से राज्य में पाए जाते। संसाधन का मतलब यही कि खनिज पदार्थ जो होते हैं और भी जो चीजें होती है कहाँ पर किसकी अधिकता होती है। जैसे कि जितना सूर्य की प्रकाश मतलब जितना गर्मी राजस्थान में पड़ती है उतना गर्मी बिहार में तो नहीं पड़ता, या और भी कोई राज्य में तो नहीं पड़ता है। तो वहाँ तो जो सौर ऊर्जा हो एक संसाधन का काम किया ना। तो इसी तरह कहाँ पर मतलब किस राज्य में कौन से संसाधन की अधिकता होती है उसके बारे में पता लगाना है। मतलब जैसे कि पवन ऊर्जा, जैसे कि हवाएं जो चलती है, जितनी पवन ऊर्जा की संभावना गुजरात में है उतनी और कोई राज्य में नहीं है। जितना जल अरुणाचल प्रदेश में उतना जल और किसी राज्य में नहीं है। तो इसीलिए पहला बात ये चला कि पहले संसाधनों का पता लगाएंगे। क्या करेंगे, संसाधनों का पता लगा। तो पहला आपका कारण क्या हो गया, संसाधनों का पता लगाना, संसाधनों का पता लगाना। ठीक है, दूसरा बात ये निकला कि पता लगाए हुए संसाधनों का पता लगाए हुए संसाधनों के लिए एक मानचित्र तैयार करना। कि हमको पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में जल का भंडार है, तो अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पे जल का भंडार है हम एक मानचित्र उसके लिए बना लिए। हमको पता चला कि गुजरात में पवन ऊर्जा का भंडार है, मतलब पवन वहाँ जो कि हवाएं चलते उस ऊर्जा का भंडार है। तो गुजरात के कच्छ मतलब भुज हो कच्छ हो जिस भी क्षेत्र में कहाँ पर मिला उसके लिए एक मानचित्र बना दे, टिक लगा के यहाँ पाया जाता है। हमको पता लगे कि गर्मी मतलब सूर्य की जो प्रकाश होती है वो राजस्थान में अधिक होता है, तो राजस्थान के किस एरिया में हमको सूर्य की गर्मी अधिक पड़ता है तो उसके लिए क्या कर लेंगे, एक मानचित्र तैयार कर लेंगे। हमको पता चला कोयला का भंडार झारखंड में, तो कहाँ पर है उसके लिए क्या कर लेंगे, एक मानचित्र तैयार कर लेंगे। हमको पता चला कि जो वन है
जो अत्यधिक वन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कहाँ इसकी अत्यधिकता है, उसके लिए क्या कर लेंगे, तो मानचित्र तैयार कर लेंगे। तो दूसरा बात ये निकला कि उपलब्ध मतलब पता लगाए हुए संसाधन के लिए एक मानचित्र तैयार करना, ये दो बात निकला संसाधन नियोजन का, ठीक है, भारत में। तीसरा बात ये निकला कि जो उपलब्ध संसाधन है जो हमको मिला उसके लिए या तो उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाना। उपलब्ध संसाधन की मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाना मतलब कि अगर हमको संसाधन मिला तो कितना है वो संसाधन या कितना दिन तक चलेगा, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका पता लगाना। संसाधन कितना मिला, मात्रा किस क्वालिटी का है, उसकी गुणवत्ता कितना दिन तक चलेगा, इसका पता लगाना। ये भी इस संसाधन नियोजन में आता है। तो ये तीन बात हुआ। चौथा बात निकला ये कि जो संसाधन हमको मिला उस संसाधन की सही रूप मतलब सही आकृति देने के लिए, उस संसाधन की गुणवत्ता बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि कोई संसाधन जो हमको मिलता है भूगर्भ से वो संसाधन सही रूप में नहीं होता। उस संसाधन को हमको संस्थान के पास लेके जाना पड़ता है, वो संस्थान फिर उस संसाधन को सही रूप देता है। तो पता लगाए हुए संसाधन को मूर्त रूप देने के लिए उसको एक संस्थान के पास लेके जाएंगे, क्योंकि पता है कि जो लोहे होते हैं वो हमको पूरा कोई औजार के रूप में भूगर्भ से नहीं मिलता है। जो सोने चांदी होते हैं, जो हीरे जवाहरात होते हैं, वो बनाव हमको भूगर्भ से नहीं मिलता है। जो पेट्रोल या डीजल का उपयोग हम लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम भूगर्भ से उस पेट्रोल या डीजल को निकाले और गाड़ी में डाले और चलाना शुरू कर दे, ऐसा बात नहीं है। हमको उसको निकालना पड़ता है, निकालने के बाद हमको उसका संरक्षण करना पड़ता है, फिर विभिन्न अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको अलग करना पड़ता, तब जाके मेरा एक प्योर मतलब शुद्ध पदार्थ निकलता है। तो पता मतलब उपलब्ध संसाधन की गुणवत्ता या तो उसको मूर्त रूप देने के लिए एक संस्थान के पास लेकर जाएंगे। तो ये चार कारण हुआ। पांचवा होता है आपसी राज्यों के बीच सामंजस्य स्थापित मतलब कि तालमेल बैठाना। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती तो सुनिए कि भारत में जो संसाधन होते हैं, बहुत से ऐसे संसाधन जो दो राज्यों की सीमा पर पाया जाता है। जैसे हम बात करें एक जल एक संसाधन का काम करता है ना। तो जल जो है वो भारत में एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। जो कि नदी होती है वो भारत में एक से अधिक राज्यों, हमने आपको ये चार कारण बता दिया भारत में संसाधन नियोजन करने का। पहला आपको बताया हमने कि संसाधनों का पता लगाना, ठीक है, ये पहला बात। दूसरा हमने आपको बताया कि पता लगाए हुए संसाधनों के लिए एक मानचित्र तैयार करना। तीसरा हमने आपको बताया कि उपलब्ध संसाधन की मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाना कितना है और किस क्वालिटी का। और चौथा हमने आपको बताया कि उपलब्ध संसाधन को मूर्त रूप मतलब सही रूप या सही आकृति देने के लिए उसको इस एक संस्थान के पास लेकर के जाना। और पांचवा हमने आपको बताया कि आपसी राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करना। अब ये करना क्यों जरूरी होता है, ये हमने आपको बता रहा था कि भारत में जो बहुत से संसाधन जो दो राज्यों की सीमा पर पाया जाता है, उदाहरण के मतलब सबसे बड़ी जो समस्या होती है भारत में संसाधन नियोजन करने के लिए, जिस बात को लेकर के आपसी राज्यों में विवाद होता है, वो होता है एक जल को लेकर के, कि भारत में एक ही नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर गुजर जाती हैं। अब गुजर जाती है, किसका अधिकार कहाँ पे कितना होगा, इस बात के लिए तालमेल स्थापित करना होता है। क्योंकि जल एक बहुत बेहतरीन संसाधन होता है। जल क्या होता है, एक बहुत ही बेहतरीन संसाधन होता है। अगर हम एक नदी पर डैम बना लेते हैं तो उस डैम बनाए हुए डैम के माध्यम से हम पहले तो बिजली उत्पन्न कर लेते हैं, पहला ये काम हो गया हमारे लिए। दूसरा बात ये कि जब हम डैम बनाते हैं तो उस पानी को भी हम सिंचाई करने के लिए कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए क्या होता है, एक उपयोगिता हो जाता है। तीसरा ये कि उस पानी को हम मत्स्य पालन के लिए यूज कर लेते हैं। मत्स्य पालन के बाद वो क्षेत्र जहाँ डैम बन जाता है वो एक पर्यटक का क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग आते जाते हैं। तो ये एक संसाधन का काम करता है। तो
तो इसीलिए इसी बात को लेकर के आपसी राज्यों में विवाद हो जाता है। इसलिए संसाधन नियोजन करने के लिए आपसी राज्यों के बीच तालमेल बैठाना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो ये 5 कारण है भारत में संसाधन नियोजन करने का। तो आप 5 नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला आपका था संसाधनों का पता लगाना। संसाधनों का पता लगाना, ये हुआ आपका पहला। दूसरा है पता लगाए गए संसाधन का, पता लगाई गई संसाधन के लिए पता लगाए गए संसाधन के लिए अब मानचित्र तैयार करना। मानचित्र तैयार करना, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका है कि पता लगाए गए संसाधन का, पता लगाए गए संसाधन का मात्रा एवं गुणवत्ता जानना। तो ये आपका तीसरा है कि पता लगाए गए संसाधन का मात्रा एवं गुणवत्ता को जानना, ठीक है। चौथा आपका क्या है कारण, तो चौथा कि पता लगाए गए संसाधन का, पता लगाए गए संसाधन को मूर्त रूप देने के लिए मूर्त यानी कि मूर्त मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए देने के लिए एक संस्थान के पास लेकर जाना। एक संस्थान के पास लेकर जाना। तो ये चौथा हुआ। पांचवा आपका हमने कहा कि आपसी राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करना। तो ये 5 कारण है भारत में संसाधन नियोजन करने का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो आपको पहले दिखा देते क्या बोले। पहला था आपका संसाधनों का पता लगाना, ठीक है, ये पहला हुआ आपका। दूसरा आपका है पता लगाए गए संसाधन के लिए मानचित्र तैयार करना, ठीक है। तीसरा आपका है पता लगाए गए संसाधन का मात्रा एवं गुणवत्ता जानना कितना है, ठीक है। चौथा आपका हमने बोला पता लगाए गए संसाधन को मूर्त मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए मशीनों में ले जा करके देने के लिए एक संस्थान के पास लेकर के जाना, ठीक है। और पांचवा आपसी राज्यों के बीच तालमेल स्थापित करना। तो ये 5 कारण था भारत में संसाधन नियोजन करने का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका टॉपिक है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है, ये संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक आप समझिए। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो लिखिए संसाधन संरक्षण। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, संसाधन संरक्षण। देखिए
संसाधन संरक्षण क्या है या किसे कहते हैं? तो आपने जो पहले पढ़ा संसाधन नियोजन, बस उसी का एक रूप है संसाधन संरक्षण। मतलब उसका एक मिलता जुलता रूप, उसका क्या है, एक मिलता जुलता रूप क्या है, संसाधन संरक्षण। तो किसे कहते हैं सुनिए। तो हमने नियोजन का परिभाषा पढ़ा कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। बस उसी में एक लाइन जोड़ देना, आपका संसाधन संरक्षण को परिभाषा हो गया कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा के रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमने क्या बोला, बोला कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करते भविष्य यानी कि भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बस इसमें क्या था, एक लाइन को जोड़ देना कि हम बचा के उपयोग तो करेंगे, लेकिन बचाने का उद्देश्य मेरा क्या होगा, तो भविष्य में जो आने वाले पीढ़ी है वो इन संसाधनों का उपयोग करेगा। बस इसी कहते हैं हम लोग संसाधन संरक्षण। ठीक है, तो आप परिभाषा नोट कर लीजिए इसका भी। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करते हुए भविष्य के लिए, उपयोग करते हुए भविष्य यानी कि भावी पीढ़ी, भविष्य यानी कि क्या, तो भावी पीढ़ी, भविष्य के लिए बचा कर रखना ही, भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये जो आपका परिभाषा हुआ वो हुआ संसाधन संरक्षण का, कि संसाधनों का सावधानी यानी कि विवेक पूर्वक उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा के रखना ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आप इस परिभाषा को भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का है सतत विकास की अवधारणा। ये सतत विकास की अवधारणा क्या है, बस आज ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए परिभाषा को। तो अगला टॉपिक है सतत विकास की अवधारणा। तो देखिए क्या अगला है आपका सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा। तो देखिए ये क्या है, सतत विकास की अवधारणा का मतलब क्या होता है। देखिए सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब लंबे समय तक। सतत का अर्थ क्या होता है, लगातार मतलब कि लंबे समय तक। तो सतत का मतलब वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। तो उसकी क्या करना, अवधारणा मतलब उसके बारे में अवधारणा लोगों में जगाना है, मतलब मन में भावना जगाना है कि संसाधनों का विकास हम कैसे करेंगे, तो लंबे समय के लिए ऐसा संसाधन हम विकास करेंगे जो लंबे समय तक टिका रहे। क्या करे, लंबे समय तक क्या रहे, टिका रहे। ये जो सतत विकास की अवधारणा चला, ये हम लोग से पहले प्राचीन लोगों ने भी करना शुरू किया था। वे जो लोग थे वे जंगलों में ना ही जंगल को काटते थे, ना ही पृथ्वी को जो कि भूमि होता है ना ही उनका नुकसान करते थे। वो पेड़ों को तो अभी भी हम लोग करते हैं, अभी भी बहुत से पेड़ हैं जिसको हम अपने धार्मिक रीति रिवाज के माध्यम से बचा करके रखते हैं। जैसे नीम का उपयोग करते हैं तो उसको पूजा पाठ करने का उपयोग करते हैं, तो उसको बचा कर रखते हैं। जैसे कि पीपल और बरगद का पेड़ होता है जिसको कि महिलाएं अपने पर्व त्योहार के लिए उसको सुरक्षित करके रखता है। तो बहुत से वन ऐसे हैं या बहुत से वृक्ष ऐसे जिसको अभी भी हम अपने धार्मिक रीति रिवाज से जोड़ करके बचा कर रखते हैं, मतलब सतत विकास की अवधारणा उसमें रखते हैं। तो सतत विकास की परिभाषा आप क्या दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं कि वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है।
यह केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। यह विकास केवल वर्तमान पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए नहीं, भविष्य मतलब भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। तो आप इसका परिभाषा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सतत अवधारणा क्या है, तो लिखिए वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे सतत विकास कहलाता है। सतत विकास कहलाता है। यह विकास केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ी को भी, भावी यानी कि भविष्य, भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है। ध्यान में रख कर किया जाता है। तो ये है सतत विकास की अवधारणा। ये क्या है? सतत विकास की अवधारणा। तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे, सतत विकास कहलाता है। यह विकास सिर्फ वर्तमान पीढ़ी मतलब जो वर्तमान उपस्थित है सिर्फ उसको ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, जो आने वाले भविष्य की पीढ़ी होती है उसको भी ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है। तो ये रहा आपका सतत विकास की अवधारणा। तो आज हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा। पहला पढ़ा संसाधन नियोजन, ठीक है। दूसरा पढ़े हम लोगों ने भारत में संसाधन नियोजन किस आधार से किया जाता है, ठीक है, ये कैसे किया। तीसरा पढ़े हम लोगों ने संसाधन संरक्षण, और चौथा है सतत विकास की अवधारणा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।